जब आपने सीए का प्लान किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपने कैसे जॉइन किया? उस दौर में तो बहुत अवेयरनेस भी नहीं थी कि ये कैसा ऐसे ही प्रोफेशन है। जी। अच्छा, आपका टीचिंग करियर कैसा, कितने अरसे का था और कितना मेरा अर्सा ख्याल पड़ा, है कैसा? 10-15 साल है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के लिए सीए करते हैं और सीए करके फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन आज हमने अपनी शो में ऐसी शख्सियत को बुलाया है, आई कैप जिस पर फ़ख्र करता है कि वो हमारे मेंबर है। अगर तारुफ कराने लगूँ तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतनी अचीवमेंट्स हैं। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो खुद आई कैप का प्राइड है, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। सर, आई एम जेन्युइनली ऑनर्ड। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हम लोगों को मौका दिया कि आपको आपके ज़िंदगी के जो कामयाबी के राज हैं उसको जाने, और बहुत से आने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो बनना चाहते हैं या बन चुके हैं वो आपसे कुछ सीखें और आपकी कामयाबी के राज को फॉलो करें और इंशाल्लाह इसी कामयाबी पर वो भी चलें। सर, वेलकम ऑन द शो सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सर, शुरू करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से। आप आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं, क्या आपके फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और आपने भी वैसी मतलब वहीं से ही चीज़ों को कैरी कर लिया? इतना सब कुछ अचीव कैसे किया? नहीं, अली फादर तो चाइल्ड अकाउंटेंट नहीं थे। वो तो एक क्या कहना चाहिए, बिजनेसमैन थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। थोड़ा बहुत उन्होंने जॉब भी की। फैमिली से शायद मैं आई एम द फर्स्ट वन जिसने सीए किया है। नॉट ओनली द फैमिली, मैंने जो मेरा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सरगोदा, वहाँ से मेरा ख्याल है आई वाज द फर्स्ट वन जिसने क्वालिफाई किया। अच्छा सर, हर बंदे की एक स्टोरी होती है। ऑल्दो मैं आपको बहुत पीछे लेके जा रहा हूँ, शायद 50 इयर्स बैक, या सॉरी 50 कहूँगा, 40 इयर्स बैक, जब आपने सीए का प्लान किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपने कैसे ज्वाइन किया? उस दौर में तो बहुत अवेयरनेस भी नहीं थी कि ये कैसा ऐसे ही प्रोफेशन है। बस जैसे मैंने मैट्रिक किया अपने गांव से, तो मेरे मैट्रिक करने के टाइम पे हमारे जो साइंस टीचर थे ना, वो स्कूल से चले गए। अच्छा। अच्छा, वो साइंस टीचर नहीं थे वहाँ पे, तो मजबूरन आर्ट्स पढ़नी पड़ी क्योंकि वालदा से मैंने मशवरा किया। वालदा बड़ी कeen थी हमारी बच्चों के अपने एजुकेशन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अगर साइंस टीचर नहीं है और उसके आने का कोई चांस नहीं है, तो तुम अगर साइंस पढ़ोगे तो फिर पास कैसे होगे? सही। तो इसलिए तुम फिर ऐसा करो, जो टीचर्स अवेलेबल है वो काम करो। तो मैंने आर्ट्स रख ली। अच्छा। तो मैं आज मुड़ के देखता हूँ पीछे कि अगर साइंस पढ़ी होती तो मैं इस प्रोफेशन में ना आता। इस तरह उस वक्त तो मेरा ख्याल है आर्टिकल्स पहले शुरू कर देते थे और फिर साथ के साथ सीए चलता था। हाँ, उस वक्त ये कैफ वगैरह का सिस्टम नहीं था ना। अच्छा। हमारे टाइम पे था, ग्रेजुएशन के बाद आर्टिकल्स शुरू हो जाते थे। कॉमर्स के लिए आर्टिकल्स का पीरियड कम होता था, 4 इयर्स होते थे, और जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट्स होते थे उनके लिए 5 इयर्स होता था। तो मैंने जो बीकॉम किया हुआ था, और आर्टिकल्स का भी एक जो है ना, मतलब टेल यू द स्टोरी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है जी सर। कि मैं रूटीन में अप्लाई करता रहा, सब कुछ होता रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। पता नहीं, मुझे एक दिन ऐसे ख्याल आया, मैंने सोचा कि यार फोटोट्स में जो उनके पार्टनर हैं, तो मैं उनसे बात क्यों ना करूँ। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन उठा के तो रिसेप्शन पे जिसने भी उठाया, और उसमें तो एक्सटेंशन होती थी डायरेक्ट फ़ोन भी, मोबाइल तो बहुत बाद में आएंगे। तो एजाज साहब से मैंने कहा मेरी बात करा। अच्छा, उसने कोशिश की पूछने की मैं कौन हूँ, तो मैंने भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सा आंसर करके, तो उसको लगे कि मैं क्लाइंट हूँ, तो उसने मुझे थ्रू कर दिया एजाज साहब से। तो मैंने एजाज साहब भी अभी आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले इनका इंतकाल हुआ है। वेरी नाइस, मतलब ये मैं कंट्रीब्यूशंस बता रहा हूँ लोगों के जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं, कॉलेज, स्कूल, पेरेंट्स, ज़ाहिर 3 मंथ्स की ट्रेनिंग की अपने लोगों का कंट्रीब्यूशन। एजाज साहब ने फ़ोन उठाया, मैंने कहा सर ये मेरा नाम है, एक गाँव से मेरा ताल्लुक है, और मैं थ्रू फैसिलिटेटर हूँ, और आप जो टेस्ट वेस्ट लेना चाहें मैं तैयार हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आर्टिकल्स नहीं मिल जाए, तो मेरी हेल्प कर। अल्लाह ने उनके दिल में रहम डाला, उन्होंने कहा तुम इससे भी मुझे अप्लाई कर दो। मैंने कहा जी मैं अप्लाई करने आपके ऑफिस में आता हूँ, तो कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता, अब क्या करें? तो क्या आप इस तरह करें, एक लेटर बनाए एप्लीकेशन और मेरे नाम पे, मैं तो पोस्ट कर। अच्छा। मैंने एप्लीकेशन पोस्ट कर दी। कुछ दिन के बाद वो जो एड्रेस मैंने दिया था उस एड्रेस पे एक बंदा फोटो से मेरे लिए वो कॉल लेटर लेके आ गया। खैर वो प्रोसेस शुरू हुआ, मैं इंटरव्यू के लिए एजाज साहब ने मेरा ख्याल है कोई लॉन्गेस्ट इंटरव्यू मेरा लिया होगा, कोई आधा पौना घंटा वो यही पूछते रहे कहाँ से हो, ये क्यों कर रहे हो, सीए में क्यों आए थे, हमारे पास क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो। तो खैर अल्लाह ताला ने उनके दिल में रहम डाला, उन्होंने मुझे आर्टिकल्स ऑफर कर दी, एंड दैट वाज द बिगिनिंग।
लेकिन शुक्र है आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है, नहीं तो आपको हर रोज का 100 बच्चा मिल जाए जो कहेगा सर मैंने तो एक पेपर भी फेल नहीं किया, मैं क्यों बिग फोर में नहीं जा पा रहा। नहीं, मैंने टीचिंग भी खैर की है और मेरे स्टूडेंट्स भी उस ज़माने के आते रहे हैं मेरे अच्छा, पास। लेकिन मेरा ख्याल है रियलाइजेशन बच्चों के एंड पे भी है, और मैं अक्सर ये जब फोरम्स पे बैठता भी हूँ तो ये बात ज़रूर करता हूँ कि आपको एक अप्रोच लेनी चाहिए। बिल्कुल मना नहीं करता कि आपको बिग 5 या बिग 4 या बिग 10 या बिग 8 एम नहीं करना चाहिए, सही, बिल्कुल एम करना चाहिए। उसके अपने कुछ जो क्राइटेरियाज हैं, आप जब प्रोसेस में हैं उस प्रोसेस में उस क्राइटेरिया को डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है, उस मेरिट को लेने की कोशिश करें। अल्टीमेटली अगर सबने ट्रेनिंग लेनी है तो उनको सब जगह जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ फेज वाइज आप अपनी अप्रोच रखें। एक दफ़ा आप आए, आपने आर्टिकल्स के लिए अटेम्प्ट किया, आपको प्रोसेस में उन्होंने डाला, सिलेक्शन हो गई, बहुत अच्छे, नोशन वहाँ पे शुरू कर लें। नहीं होती है तो फिर टाइम वेस्ट नहीं, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर जाएँ, नेक्स्ट जो ग्रुप है फॉर्म्स का वहाँ चले जाए, उनको आर्टिकल्स के लिए अप्लाई करें, वो प्रोसेस में ले लें। वहाँ नहीं होता उससे नेक्स्ट चले जाए, क्योंकि सबने अपना एक मेरिट देखा। जनरली अगर आप मेरिट पे हैं तो आपका जो टॉप 10, 15, 20 फॉर्म्स है उसमें आर्टिकल्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरिट में थोड़ा लैप्स है, थोड़ा इशू है, तो जाहिर है आपको फिर थोड़ा उससे नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन फिर टाइम वेस्ट नहीं करें, जितनी जल्दी आप आर्टिकल शुरू कर सकें आप करें। एग्जामिनेशन सिस्टम तो ऐसा है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पास कर पाते, और मुझे पता है कि ख़ास तौर पे जो आप कह रहा था उस वक्त कोचिंग का सीन भी उस तरह से नहीं था, इवन बुक्स भी नहीं होती थी। तो सर क्या मुश्किलात देखी आपने क्वालिफिकेशन? हमारे प्रोफेशन का बेसिक अगर आप देखें तो स्टडी का बेसिक थीम भी है कि आपका जो प्रोफेशनल सिलेबस बना है ना कंटेंट, वो इसलिए नहीं बना कि आपने ये सारा पढ़ के पास हुआ, असल में उसकी रेलेवेंस आपकी लाइफ के साथ, इसलिए वो कंटेंट उसमें है ना। जी बिल्कुल। तो आपको इस तरह से वो लेट से मोटिवेट करता है ये प्रोफेशन, या इसका एग्जामिनेशन सिस्टम आपको उधर लेके जाता है कि आपको सारा कंटेंट पढ़े। तो अगर आपका एप्टीट्यूड थोड़ा पढ़ने का है तो फिर मसला नहीं होता है। ज़बरदस्त। अगर आप सिलेक्टेड स्टडी करते हैं तो यहाँ आके फिर आपको मुश्किल है। मेरा जब पार्ट 2 दिया तो मैथ की वजह से, यानी कोर सब्जेक्ट्स में मैं सब में पास था, एक सिर्फ मैथ था जिसमें मेरा फेलियर हुआ। अच्छा, हमारा सिस्टम उस टाइम पे ये भी था कि अगर आप पूरे ग्रुप में एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो आप सारा ग्रुप दोबारा देंगे। तो मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास था, एक मैथ में फेलियर था, और उसकी वजह से मैंने ग्रुप 2 दोबारा पूरा दिया। फिर मैंने कहा यार इसका हल निकालेंगे। कोर सब्जेक्ट्स तो आते थे, फिर मैंने मैथ की ट्यूशन रखी, उनको पकड़ा, जो मैथ पढ़ाते थे नॉर्मल टीचर्स उनको पकड़ा, और वो फिर अल्लाह की मेहरबानी से निकल गया। फिर इसी तरह फाइनल में भी हुआ। मैं अक्सर बच्चों को भी बताता कि वो डे 1 से पढ़ लें। यानी इस प्रोफेशन में आप ये नहीं कर सकते कि आप आए हैं, आर्टिकल शुरू हो गए हैं, तो अब आप पहले तो 6 महीने साल जो है वो ज़रा मौज मेला कर लें, क्लाइंट्स पे जाएँ, खाएँ पिएँ, सैर सूरें करें, और फिर एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम की छुट्टियाँ मिल जाएंगी 2 महीने की, तो बस उसमें पढ़ के ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे वही जब थोड़ा पढ़ने का कॉन्सेप्ट है तो वो डे 1 से पढ़ने का कॉन्सेप्ट है जी। अच्छा, आपका टीचिंग करियर कैसे, कितने अरसे का था और कितना अर्सा पढ़ा कैसा? 10-15 साल रहा है। अच्छा, हाँ। ज़बरदस्त। वो फिर जब यहाँ फॉर्म में आ गया काफ़ी फाइनल लेवल पर या वो बैक? दोनों, पहले बैक से शुरू किया था, और बैक में मैंने ऑडिटिंग काफ़ी पढ़ाई है, कॉस्ट पढ़ाई है शुरू, और फिर ऑडिटिंग ही समझे इन अ वे स्पेशलाइज कर ली थी मैंने। फिर वही फाइनल में फिर पढ़ाई, तो फाइनल के बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं मैंने, बैक में भी पढ़ाए हैं और कॉलेजेस में भी पढ़ाए हैं। मतलब मेरा ख्याल एक बड़ा रीजनेबल नंबर है जो क्वालिफाइड लोगों का है जिन्होंने डायरेक्टली आपसे पढ़ा है। डायरेक्टली पढ़ा। क्योंकि मैं ये बात भी जानता हूँ कि जितने हमारे आजकल के टीचर्स हैं, सर आतिफ हैं, सर अदनान हैं, सर आसिफ हैं, ये सारे फर्गूसन में आपके पास से गुजर के आए हैं, यानी आपसे उन्होंने काम सीखा है। तो एक तो बच्चों को आपने कुछ को डायरेक्ट पढ़ाया और कुछ इनडायरेक्टली आज तक आपसे पढ़े, तो आप बहुत से बच्चों के दादा उस्ताद भी हैं। ऐसे ही ये खैर प्रोफेशन भी हमारा ऐसे ही, मैं तो ये कहता हूँ। इस लिहाज से बड़ा जो है ना अभी भी अट्रैक्टिव प्रोफेशन है यहाँ पे। खैर गिव एंड टेक का तो एलिमेंट शुरू से है, और मैं अक्सर लोगों से यही कहता हूँ कि आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, और जो आपने सीखा है वो अपने जूनियर्स को ट्रांसफ़र करें। अगर आप ये अपनी हैबिट बना लेंगे ना तो आप इस प्रोफेशन में कभी फेल नहीं कर सकते। आपको अपनी मुश्किल के वक्त गाइडेंस मिल जाएगी, और आपको जब चैलेंज आएगा तो रिस्पेक्ट भी मिल जाएगी। ये दो ही चीज़ों के लिए आप बेसिकली तरस रहे होते हैं ना, कि कोई इज्जत करने वाला हो और कोई मुश्किल में हाथ पकड़ने वाला हो। तो अगर आप बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे वो आपका हाथ पकड़ लेंगे,
छोटों से प्यार करेंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे। मैंने आर्टिकल्स किए, क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद हम फर्गूसन में चले गए। हाँ नहीं, थोड़ा सा करियर मेरा इस तरह से है कि एक तो मैं डे वन से इंटरेस्टेड था कि मैंने प्रैक्टिस की, अच्छा। लेकिन प्रैक्टिस में वो करना चाह रहा था जहाँ एक सेटअप हो ना, जिसमें आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ काम कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी फॉर्म में स्ट्रेंथ हो कि अगर लेट से कुछ चैलेंजेस आते हैं तो आपको टेक्निकल इनपुट भी मिले, आपको एथिकल स्ट्रेंथ भी मिले, ठीक है। वो डेफिनेटली जब आप इंडिविजुअली स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ नॉर्मल परसेप्शन। मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन प्रेशर्स आते हैं, स्ट्रेस आता है, चैलेंज आता है क्लाइंट की तरफ से। तो मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि मैं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करूँ, लेकिन प्रैक्टिस करूँ। इंडस्ट्री शायद मुझे सूट नहीं करती थी, मेरा एटीट्यूड नहीं था जॉब करने का। तो वो अल्लाह की मेहरबानी से मैं जैसे ही मैंने क्वालिफाई किया, अभी 6 महीने हुए थे मुझे क्वालिफाई किए हुए, तो मुझे एक प्रैक्टिस मिल गई कूपर्स एंड लाइब्रेरी। उस वक्त यहाँ पाकिस्तान में नया नया सेटअप उनका बन रहा था, तो दे वर लुकिंग फॉर समबडी जो कि उनके लाहौर ऑफिस में लीड कर सके प्रैक्टिस को। तो ये मेरे कूपर्स जो है वो PwC वाला जो Coopers है? अभी CA वाला जी, ये पहले कूपर्स एंड लाइब्रेरी होता था। अच्छा 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 एक्चुअली जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया तो दे यूज्ड टू बी बिग 6, अच्छा। तो वन ऑफ द बिग 6 वाज कूपर्स एंड लाइब्रेरी। तो बाद में फिर ये प्राइस वाटर हाउस वाज अनदर बिग 6। तो प्राइस वाटर हाउस और कूपर्स एंड लाइब्रेरी का जब मर्जर हुआ दुनिया में, तो ये PwC बन गया। सही। तो मैंने 6-7 साल कूपर्स एंड लाइब्रेरी रन की लाहौर ऑफिस, और हम काफ़ी समझें टेक ऑफ पोजीशन में थे। मतलब हमारे बहुत सारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे वो कन्वर्ट हो रहे थे, टीम हमने बना ली थी, 3 मेजर सिटीज़ में हमारे ऑफिस थे। लेकिन फिर वो मर्जर हो गया। जब वो मर्जर हुआ तो फिर 2000 में विद दैट मर्जर अरेंजमेंट आई लैंडेड एट PwC एक्चुअली फर्गूसन का। जी जी। तो वहाँ पर मैं 10 साल रहा। अच्छा। और 2010 में फिर एक अपॉर्चुनिटी आई PTCL की, तो वो काफ़ी अर्से से मुझे परसू कर रहे थे कि आप प्रोफेशन चेंज करें। वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त 2010 में ये तो एक ड्रीम जॉब होती है। और मतलब जब मैंने वो देखा आपकी प्रोफाइल को, और मैंने कहा कि सर आप मतलब प्रैक्टिस में है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को ये वाली अपॉर्चुनिटी मिले और उसे पता होगी कुछ अर्से बाद मैंने प्रेसिडेंट बन ही जाना है, और बड़ी ज़बरदस्त जॉब है। और रिटायर होने की भी बड़ी ज़बरदस्त है कि यार आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। तो फिर वो वहाँ से फिर आपने उसको क्या वजह होगी कि उसको एक्चुअली मेरा चूँकि इंटरेस्ट प्रोफेशन नहीं था ना, तो इसलिए ये था कि प्रोफेशन की अपॉर्चुनिटी तो मैं हमेशा से देख रहा था। वहाँ भी वैसे हमने जो जॉब की है, मैंने वो बड़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से जो भी वक्त मैंने वहाँ गुजारा। फिर ये अपॉर्चुनिटी सामने आ गई, तो ये फिर 2012 में 2012 आई लैंडेड हियर। और फिर चलते चलते मतलब आज अल्लाह की मेहरबानी से लाहौर ऑफिस को ऐड कर रहे हैं, और बाकी जो फॉर्म के की पोजीशंस हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर ये कंट्रीब्यूशन तो आपकी फर्म के लिए है ना, लेकिन सर थ्रू आउट हम जब आपके कैरियर को भी देखते हैं और आपकी अचीवमेंट्स को भी देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो वो कंट्रीब्यूशन है जो आप शायद बहुत थोड़े टाइम के लिए करते हैं यहाँ पर। ऐसे में तो शायद आप मतलब आपका जो स्किल है, आप मतलब हम बच्चे स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, हम स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं और समझाते हैं, और आप उन स्टैंडर्ड्स में गलतियाँ भी निकालते हैं और लोगों को बताते भी हैं कि ये वाला स्टैंडर्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं होना। तो मतलब जब स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी की बात आती है, ख़ासतौर पे जो एशियन ओशियन स्टैंडर्ड सेटिंग ग्रुप है जिसके आप चेयरमैन भी हैं, और जो मैंने इंट्रो में कहा था कि सर आप ICAP के लिए इफ्तिखार है, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैंने पोस्ट देखी थी, इस पर लिखा होता कि ICAP कॉन्ग्रेचुलेट करता है राना उस्मान खान को कि वो चेयरमैन बने हैं इस स्टैंडर्ड सेटिंग ग्रुप का। और ये मतलब इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, और मतलब मुझे तो लगता है कि सिर्फ बाहर पाकिस्तानी मुझे फ़ख्र होता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने उसको हेड कर रहे हैं, और कैसे उसको लीड करते हैं, और कौन से चैलेंजेस वहाँ पर आते हैं आपको। देखिए इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना माशाल्लाह, और जो प्रोफेशन है, मैं इसका क्रेडिट देता हूँ अपने एल्डर्स को, जिन्होंने बहुत अर्ली स्टेज पे डिसाइड कर लिया था कि हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जाना है, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आए, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आए, तो हमने उनको बिल्कुल कोशिश की कि जितनी क्विकली अडॉप्ट किया जा सकता हमने अडॉप्ट किया क्विकली, और डेफिनेटली उसकी वजह से ये हुआ कि वो हमारे सिलेबस का भी पार्ट बने। फिर जो हमारे स्टूडेंट्स
क्वालिफाई करते थे, मेंबर बनते थे, वो उनकी प्रोफिशेंसी होती थी ना उस स्टैंडर्ड्स के, और इसी वजह से अगर आप देखें हमारा तकरीबन 30% मेंबर जो है 30% प्लस वो बाहर दुनिया में काम कर रहे हैं। अच्छा, और वो बहुत सारी एडवांस जुरिस्डिक्शंस में बहुत अच्छी पोजीशंस में काम कर रहे हैं, और उसके पीछे बेसिकली जो अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो आपको यही नज़र आएगी कि जो उसने अपने स्टूडेंट लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन ऑफ एल्डर्स वो प्रोफिशेंसी गेन की है उन स्टैंडर्ड्स, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे, वो उसको सपोर्ट करती है। इसी प्रोसेस से गुजर के ज़ाहिर है फिर हम काउंसिल में इलेक्ट होकर जब पहुँचते हैं तो काउंसिल के जो लोग हैं माशाल्लाह देर ऑल्सो क्रीम ऑफ द प्रोफेशन, वो लीड करती है सारे सेटअप को। तो आई कैप एज अ बॉडी दुनिया में बहुत सारी बॉडीज़ का पार्ट है, जिसमें IFAC है, जिसमें IASB आईफारस फाउंडेशन कह लें वो है, इसमें साफा है, जिसमें कापा है, इस तरह के और ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लें स्टैंडर्ड सेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आईफारस फाउंडेशन है ना। आईफारस फाउंडेशन ने फिर इस वक्त 2 बोर्ड बना दिए, पहले एक ही होता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट है, 2 साल पहले उन्होंने इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया ISSB। अच्छा। तो एक IASB है और एक ISSB है, जिसने ये भी रिसेंटली S1 और S2 स्टैंडर्ड जो है ना वो इशू किए हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अब वो जो फोरम है बेसिकली वो फोरम पूरी दुनिया में जब स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है तो दुनिया में स्टेक होल्डर्स के साथ वो इंटरेक्ट करता है, और उसका एक पूरा प्रोसेस है। यानी अगर कोई स्टैंडर्ड डेवलप होना है, मिसाल दे रहा हूँ, तो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट कहीं से उठेगा ना, कोई मार्केट ये कहेगी कि जी ये वाली जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे आजकल कार्बन एमिशन की काउंटिंग के ऊपर बहुत काम हो रहा है, तो अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, तो किसी ने किसी मार्केट में जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये इशू रेज किया कि इसकी काउंटिंग कैसे होगी, इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो फिर यहाँ से ये प्रोसेस चला कि अच्छा, तो अगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो फिर इसके ऊपर गाइडलाइन बननी चाहिए, स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। तो वो टॉपिक चला गया ISB के पास। तो ISB ने फिर पूरी दुनिया में स्टेक होल्डर के साथ इनपुट लिया, यूरोप से भी लिया, अफ्रीका से भी लिया, एशिया से भी लिया। उस इनपुट के बाद फिर उनके बोर्ड ने बैठ के सर्टन कंटेंट्स को डेवलप किया कि ये स्टैंडर्ड ऐसे होना चाहिए, जो हमारा पूरा फॉर्मेट है। अच्छा, उस पूरे प्रोसेस में 3 रीजन से उनको फीडबैक जाता है, एक यूरोपियन रीजन से, एक अफ्रीकन रीजन से, और एक हमारा जो ओशियानियन रीजन है, यानी ये एशिया नहीं है, एशियन ओशियानियन है। दैट्स व्हाई ये ऑस्ट्रेलिया भी है। मेरे मन में ये सवाल था, इट गोज डाउन टू मिडल ईस्ट एक्चुअली। तो ये पूरे इस वक्त हमारे 28 कंट्रीज़ के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स हैं बेसिकली वो इस ग्रुप के मेंबर हैं। अच्छा। जैसे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, यानी पाकिस्तान में स्टैंडर्ड सेटर्स हैं हम, और ICAP बेसिकली उसका स्पॉन्सर है। तो ICAP इज़ अ मेंबर ऑफ AOSS। इसी तरह से इंडिया का जो बॉडी है, इसी तरह से जो जापान की बॉडी है, ऑस्ट्रेलिया की बॉडी, तो ये बॉडीज़ बेसिकली यहाँ इसके मेंबर हैं। तो प्रोसेस ये होता है कि रीजन के अंदर जो एक अपनी स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो फीडबैक रीजन के लोगों से लेके IASB को देना, IASB से जो चीज़ आ रही है उसको नीचे डिसेमिनेट करना, उसकी आउटरीच एक्टिविटीज़ करनी, और फिर उसमें जो फीडबैक आ रहा है उसको प्रोसेस करके उसको दोबारा ISB तक अपना आवाज़ को पहुंचाना एज ए ग्रुप। बेसिकली ये इस ग्रुप का काम। जबरदस्त। अच्छा, पता नहीं फिर वही बात है, मतलब मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं कैसे पहुंच गया। चेयरमैन जरूर हैं लेकिन वही अल्लाह के काम है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है ना और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूँ मैं पूछ लूँ। सर जी, आप यहाँ पर बैठे हैं डिलॉयट में, इतने क्लाइंट्स हैं, इतना काम है, फिर उसके अलावा आप क्या कहते हैं, इतने इंटरनेशनली इतना एक्सपोजर है और इतना काम है, और अभी आपकी आंखों में लहजे में इतनी एनर्जी है। सर कहाँ से ले आते हैं इतनी एनर्जी सर? अल्लाह, ये कह सकता हूँ। इतना सब कुछ भी करते हैं, और आपकी फेसबुक पे अक्सर मैं देखता हूँ गोल्फ के बारे में आपकी स्टेटस आया होता है, यहाँ आप गोल्फ खेलते हैं, तो जनरली तो यही समझा जाता है कि यार ये जो है ना वो अमीरों का शौक है, ये अमीरों का खेल है। लेकिन आपकी गोल्फ की पोस्ट देखे फिर ये सोचना नहीं पड़ता कि पार्टनर से के अलावा भी कुछ है, कम से कम पार्टनर तो होंगे। अगर ये वाली कैसी गेम है और आपको कितना शौक है, और कम से कम इतने काम के साथ कैसे अपने शौक को भी मैनेज करते हैं? अच्छा, इसमें भी अगेन अली वही पॉइंट है कि आपने लाइफ कैसे गुजारी है ना। तो ये फिजिकल एक्टिविटी भी तो मेरी लाइफ में हमेशा रही है ना। गेम में मैंने अपने कॉलेज के ज़माने से भी करता था। मैंने बैडमिंटन बहुत खेली। अच्छा। और पंजाब के लेवल पे खेली। अच्छा। और जब मैं प्रोफेशन में यहाँ आया तो मुझे लगता था कि यार मैंने इतनी एक्सरसाइज की है, इतनी मेहनत की है, बल्कि इवन एक और भी एलिमेंट होगा तो पब्लिक स्पीकिंग का। जी।
वहाँ इतनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमने की, डिबेट्स, ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता था यार ये प्रोफेशन तो बड़ा घुटा सा है, तो यहाँ पे ये सब कुछ तो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, तो करेंगे क्या। फिर गोल्फ का तो मुझे ये लगता है मैंने लेट शुरू किया, मुझे बहुत पहले शुरू करनी चाहिए। अच्छा। और ये भी थैंक्स टू आवर सीनियर्स, जिसमें मतलब मेरे लिए तो खैर एक हमारे बड़े सीनियर चाइल्ड अकाउंटेंट हैं, आले बॉस कहते हैं उनको, आले इमरान, तो वो बड़े नोन है ना, बड़े अच्छे से खेल रहे हैं गोल्फ। तो ऐसे ही अचानक एक दिन एक हमारे दोस्त थे, उनकी बेटे की शादी थी रॉयल पाम में, तो मेरे पास मेंबरशिप थी रॉयल पाम की, तो मैं जिम शिम तो जाता ही था। तो उनसे मिले तो मैंने पूछा गोल्फ आपकी कैसी जा रही है, उन्होंने कहा मेरी तो ठीक जा रही है, तुमने नहीं शुरू करी? मैंने कहा सोच रहा हूँ। तो उनका चलो बस अभी शादी से फारिग होते हैं तो मेरी गोल्फ शुरू करा देते। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और रेंज पे ले गए, कोच साहब को बुलाया, उनके हवाले मुझे किया, नाम लिखवाया, वहाँ से निकले, एक किट खरीदवा के दी, और वो देन नो लुक बैक, तो गोल्फ चल रही है। लेकिन इसमें ना गोल्फ हमारे सीए प्रोफेशन में इस वक्त जो है अगर आप देखें 100+ के करीब गोल्फ है, शायद आपके नॉलेज में। जी जी। अच्छा, वो सारे पार्टनर लेवल के लोग नहीं है, मतलब हमारे हर एज ग्रुप के लोग हैं इसके अंदर, अच्छा। सीनियर भी हैं, नए क्वालिफाइड लोग भी हैं, और बड़े अच्छे अच्छे गोल्फर। और ये क्रेडिट जो है बेसिकली अगर आप मुझसे पूछें तो ये जाता है हाफिज यूसुफ साहब को, इफ्तिखार ताज भी हैं, एक प्रेजेंट रहे हमारे, ये दोनों हमारे प्रेजेंट रहे। इन्होंने बेसिकली अपने टाइम पे रॉयल पाम की कंसेशनल मेंबरशिप की स्कीम्स अपने मेंबर्स को लेके दी। अच्छा। तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे इन हुए, मेंबरशिप आ गई थी। वो मेंबरशिप आ गई तो ये लोग चूंकि गोल्फ खेलते थे तो ये लोगों को खींच खींच के तो फिर गोल्फ की तरफ लेके आते थे। ये आपके अवार्ड्स वगैरह भी मैंने देखे ना, तो गोल्फ के मैंने देखे, तो फिर मैं सोचा कि अच्छा वहां पर भी आप अवार्ड लेने की आदत से नहीं हटे। अलग अलग करी मैंने भी, मैं कुछ अर्सा पहले गवर्नेंस कप, एक नेशनल लेवल का कप होता है, अच्छा। वो विन किया है। उसके बाद अपने जो हम डबल्स के चैंपियन हैं अपने क्लब के इस साल के। ओके, अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा गोल्फ पे भी एक बात और करना चाहूँगा। जी जरूर अपने जो जरूर। यंगस्टर्स हैं ना उनको सामने रखते हैं, जी। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जरा कम मिलती है ना कि लोगों को आप इस तरह सर, से कुछ कन्वे करें। ऑनर्ड सर। अच्छा, गोल्फ में ना एक जो 2-3 बड़े उसके बेनिफिट्स मैंने देखे। एक तो उसका बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपनी कम्युनिटी से निकल के सोशलाइज करते हैं, जैसे सोशल गेम्स। यानी आप अदरवाइज क्या होगा कि आप अपनी ही कम्युनिटी में मूव कर रहे हो ना, CPDs करते हैं, कुछ और करते हैं, तो चार्ट अकाउंटेंट्स ही आते हैं, आप भी वहाँ पे एज ए चार्ट अकाउंटेंट जाते हैं, तो जनरली आप उस सर्कल में रहते हैं। ये गेम आपको फिर अपॉर्चुनिटी देती है कि आप डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उनके लोगों से मिलते हैं। लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेसी है, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो आपको डिफरेंट मैचेस में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। जिस क्लब में आप खेल रहे होते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप बने होते हैं, तो वो एक जब आप ओपन अप होते हैं तो एक बड़ी सोशल लाइफ आपकी डिफरेंट हो जाती है। तो एक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। कुछ लोग तो कहते हैं बिजनेस के लिए भी लोग करते हैं। जी जी जी। हम जब आर्टिकल में होते थे तो कहते थे कि आप गौर करो, आपको बिग 4 की पार्टनर्स ऑफिस में नहीं मिलेंगे, तो गोल्फ क्लब में होंगे, गोल्फ खेलेंगे, साथ कोई डायरेक्टर के साथ गोल्फ खेल होंगे, अगले दिन उसका ऑडिट आ जाएगा। ऐसे मैंने सुना। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। अच्छा। जनरली आप अपनी क्या है ना, प्लेयर का जी जी जी। ये तो उसकी क्या कहना चाहिए, सब्सिडरी बेनिफिट्स हैं जो आपके पास है। लेकिन असल चीज़ ये है आपकी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट हो जाती है। ओपन करते हैं आप, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात होगी, एक कम्युनिकेशन लेवल आपका फ़र्क हो जाता है, दोस्ती यारी फ़र्क हो जाती है। सर जी, आप पिछले टेन्योर में काउंसिल मेंबर भी रहे हैं और आप बड़े एक्टिव थे स्टूडेंट्स के हवाले से भी और एग्जामिनेशन और इस एरिया के हवाले से भी और मेंबर्स के हवाले से भी। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आप हाईलाइट करें कि उस टेन्योर में किस किस एरिया पर आपने फोकस किया। मैंने क्वालिफाई किया तो मैंने फिर वॉलंटियर किया डिफरेंट प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के लिए आई कैप में, जिसमें फिर CPD एक्टिविटीज़ थी, जिसमें ये कासा ही थी इटसेल्फ। तो फिर मैं कासा का क्वालिफाइड मेंबर के तौर पे इस कमेटी में आया, फिर चेयरमैन भी रहा। उस दौरान में 97 में पहला इलेक्शन आ गया रीजन कमेटी का, काउंसिल का। तो फिर वही बात, अल्लाह ताला आपको अच्छे सीनियर्स देता है, आपकी किस्मत अच्छी होती है। तो उस वक्त भी एक बड़े एक काइंड सीनियर की चेयरमैनशिप में मैं CPD कमेटी में काम कर रहा था, कमल इस्लाम साहब। उन्होंने कहा कि यार यंगस्टर्स को आना चाहिए, तो आप ना रीजन का इलेक्शन कर। अच्छा। अभी मुझे क्वालिफाई किए हुए 3 साल हुए थे। जबरदस्त। तो मैंने कहा सर फिर आप मेरी हेल्प करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे, आप फिर इलेक्शन लड़े। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मैंने 97 में रीजन का पहला इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद 3 दफ़ा मैं इलेक्टेड मेंबर रहा रीजनल कमेटी। 12 साल मैंने
रीजन में काम किया, जिसमें मैं 3 दफ़ा या शायद 4 दफ़ा रीजन कमेटी का चेयरमैन चुना, सेक्रेटरी रहा, चेयरमैन रहा। फिर इस दौरान में ज़ाहिर हमने रीजनल लेवल पे साफा के प्लेटफॉर्म से भी बहुत कोऑर्डिनेशन किया, इंडिया की बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, श्रीलंका में की, पाकिस्तान में हम सबको यहाँ पे इन्वाइट करके डेफिनेटली हमने बहुत सारा कुछ किया। तो वो 12 साल जब गुजरे तो फिर मैं कुछ ब्रेक आया मेरे को, कुछ उसके अपने रीजंस थे। दोबारा कोई मेरे ख्याल 2 टर्म्स के ब्रेक के बाद फिर काउंसिल के इलेक्शन में मैं 2017 में फिर मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वो लकी मेहरबानी से जीत गए। जब आ गए तो फिर यहाँ पे आके वही सिलसिला दोबारा, खैर वो डिसकंटिन्यू भी नहीं हुआ था, किसी न किसी कमेटी में रहती थे, CPT कमेटी में चल रहे थे और कमेटीज थी। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी एक बहुत हमारी नॉन कमेटी होती है। बेनेवलेंट फंड एक हमारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है का, जिसमें हम जो हमारे मेंबर्स हैं वो मेंबर्स जो बेचारे फैमिलीज को छोड़ के अल्लाह के पास चले जाते हैं, फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए ICAP ने फंड बनाया है। और उसमें बड़ी सक्सेस स्टोरीज है कि उसमें बच्चे जो दूसरी तीसरी क्लास में हमारा मेंबर दोस्त छोड़ के चला गया अल्लाह के पास, वो फिर बाद में डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। इस प्लेटफॉर्म से जो उनकी एक सपोर्ट हो सकी, तो इस तरह का हमारा फंड है। तो शुरू में मैं शुरू से उसमें आ गया, तो अभी तक एक फोरम है जो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर जब काउंसिल में आया तो यहाँ अगेन जितना टेक्निकल हो सकता था, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का मेंबर रहा, टेक्निकल एडवाइजरी, ये जो हमारी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स कमेटी थी, इसको मैंने 4 साल चेयर किया। एज वाइस प्रेसिडेंट 1 साल टर्म सर्व किया, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कमेटी को मैंने 1 साल चेयर किया। फिर एक हमारा अकाउंटिंग अपना डिजिटल अकाउंटिंग इंश्योरेंस बोर्ड है जी, डैब कहते हैं उसको। तो वो जब जिस टर्म में मेरी काउंसिल की टर्म थी तो उससे पहले वो बन गया था, लेकिन थोड़ा इनएक्टिव था, और साउथ से एक हमारे मेंबर थे उसको चेयर करते थे। तो उन्होंने फिर वो सीट वैकेट की, तो फिर हमने टेक ओवर कर ली। तो वो लकी मेहरबानी से फिर 2 साल में बड़ी उसमें एक्टिविटी की, और आज वो डैब जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे, जो करंट उसकी चेयर में खुशी कोतवाल है, शी यूज्ड टू बी मेंबर व्हेन आई वाज चेयर, तो आज वो माशाल्लाह उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई है। हमारे जो डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज आ रहे हैं, बाकी चीज़ें, तो वो मैंने उसको चेयर किया। फिर जो टास्क फोर्सेज जितनी बनी, ऑडिट फी की बनी, कंपेटिटिव कमीशन की बनी, ऑडिट ओवरसाइट की बनी, तो सब टास्क फोर्सेस का नई जो रजिस्ट्रेशन स्कीम आई, जी जी जी, तो उसकी जो कमेटी बनी, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जितने फोरम्स वहाँ पे अवेलेबल हुए सब पे काम किया, तो जिसमें प्रैक्टिस के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, कैपेसिटी बिल्डिंग जिस तरह डेटा एश्योरेंस वाला था, तो उसमें जितना जितना अपॉर्चुनिटी मिलती गई, अल्हम्दुलिल्लाह एक हम्बल एफर्ट की वहाँ पे चर्चा। सर जी इतना कुछ आपने किया है, और जितनी आपके पास एनर्जी है, मुझे तो लगता है जितना कर लिया है वो कम है, और जो आगे करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। सर ICAP को कहाँ देखते हैं और क्या चाहते हैं, ICAP को आगे किस तरह देखना चाहते ICAP का एक बड़ा मतलब रीजनेबल स्टैंडिंग है, आई वुड से लोकली एंड इंटरनेशनल। यानी IFAC के लेवल पे आपकी रिकग्निशन, IFRS फाउंडेशन के लेवल पे आपकी रिकग्निशन, रीजन में साफा कापा जो फोरम्स हैं वहाँ पे हम एक बड़ा रीजनेबल कंपटीशन देते हैं। चैलेंजेस देखें हर सेगमेंट में हमारे मौजूद थे, हैं, उन्होंने रहना है। स्टूडेंट्स का अपना एक सिलसिला है, जो नए यंगस्टर्स हमारे मेंबर्स आ रहे हैं उनके अपने इश्यूज हैं, ये चैलेंजेस हैं। इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके अपने हैं, फिर जो बाहर चले गए हैं उनके अपने एरियाज हैं जहाँ पे ICAP की सपोर्ट होनी चाहिए। तो बेसिकली ICAP को एक अच्छी सॉलिड बॉडी, जो कि अपने एक तो एग्जामिनेशन बड़ा एक मेजर उनका हमारा एरिया है, एक कॉम्पिटेंट रेलेवेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करना, इसके लिए एक एम हमारा होना चाहिए, और ये रहना चाहिए। इसमें एजुकेशन स्कीम में जितनी एवोल्यूशन आनी, नए कंटेंट्स ऐड होने हैं, उनकी ट्रेनिंग्स कैसे होनी है, ट्रेनिंग्स रेलेवेंट कैसे रहनी है, किस कंटेंट को आज के टाइम में आप यूटिलाइज करेंगे, कल के टाइम में करेंगे, ये सारा एक आपने ओवरसी करना है। तो इसमें हमेशा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो जो एक्सपर्ट्स आपके पास हैं उनका स्टेक होल्डर्स के साथ कनेक्शन, स्टेक होल्डर्स से फीडबैक, और स्टेक होल्डर सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बेसिकली स्टेक होल्डर वो है जिसने इन स्टूडेंट्स को कल यूटिलाइज करना है, उसको एक स्किल सेट चाहिए, तो वो स्किल सेट आपने अपने मेंबर्स में पैदा करना है। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना जो ICAP को प्ले करना है। और फिर जब जो लोग क्वालिफाई करके वो मेंबर बन गए, तो जो प्रैक्टिस में आ गए हैं उनके अपने चैलेंजेस हैं। ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है, स्टेट बैंक एज रेगुलेटर है, SSCB एज रेगुलेटर है, उनकी वहाँ कॉम्पिटेंस लेवल कैसे होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर एग्जाम्पल एक नई रेगुलेशंस ले आती है उसको कैसे करें, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जिसने मैंने मेंशन किया वो बहुत
चैलेंजिंग होता जा रहा है। तो वहाँ टेक्निकल कॉम्पिटेंस मेंबर्स में कैसे मेंटेन करनी है, डेवलप करनी है, और इन फोरम्स के साथ आपने नेगोशिएट कैसे करना है, डायलॉग कैसे करना है, इंगेज कैसे रहना है, ताकि वो बहुत हार्श किस्म की ट्रीटमेंट्स ना करें आपके मेंबर्स। तो ये एक अलग से रूल है, जी। ठीक है। और फिर इसी तरह से जब आप इंटरनेशनली चले जाते हैं तो इंटरनेशनली उन फोरम्स में, उन मार्केट्स में ब्रांड को स्टैब्लिश करने जाते हैं, यस। वो एक और चैलेंज है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और जो इस वक्त सिचुएशन है, नए एवेन्यूज कैसे ढूंढे जाए सर्विसेज के ना, क्योंकि माशाल्लाह क्वालिफाइड मेंबर तो आपको बहुत बड़ा बढ़ते चले। अच्छा, प्रैक्टिस में ऑल्दो कम लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा रीजनेबल नंबर है जो प्रैक्टिस में। अच्छा, प्रैक्टिस में कुछ तो कन्वेंशनल एरियाज हैं, लाइक आपका ऑडिट है, टैक्सेशन है, या बहुत सीनियर लेवल की या हाई लेवल की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एडवाइस की है, तो वो हर फर्म तो नहीं दे सकती। तो नए एवेन्यूज क्या है, जैसे आजकल जो फारूक साहब हमारे प्रेसिडेंट, उनका एक बड़ा फोकस है इस चीज़ के ऊपर कि अकाउंटिंग सर्विसेज की एक्सपोर्ट पे कैसे हो। यस। अभी कल भी सेमिनार था, वो आए हुए थे, या खुद भी आए हुए थे, तो ही इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट, और उसमें बड़ी मार्केट्स हैं। तो वहाँ आई कैप एक बड़ा रीजनेबल तरीके से आपको सपोर्ट कर सकता है कि उन मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करे, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को लेके मेंबर्स को बताए, मेंबर्स को ट्रेन करे, सपोर्ट उनको प्रोवाइड करे, और फिर उनकी जो सर्विसेज वहाँ जा रही हैं उन सर्विसेज में उनको हेल्प आउट करे कि आप कैसे सेल कर सकते। तो ये एक रोल था, ये है, इसने रहना है, और इस रोल को बेसिकली प्ले करने के लिए मेन चीज़ आपकी गवर्नेंस है, आपकी लीडरशिप है। बिल्कुल। तो ये मेंबर्स पे आता है कि Yes. वो अच्छी लीडरशिप लाएं, अच्छी गवर्नेंस को इंश्योर करें। तो वो लोग जब आएंगे ऊपर एज ए टीम काम करेंगे तो डेफिनेटली वो उनके प्रेजेंट को भी सिक्योर करेंगे, फ्यूचर को भी सिक्योर करेंगे। सर लास्ट में बस ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नए लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनको आप कैसे क्या एडवाइस देते हैं कि वो अपनी फर्म बनाएं, यहाँ पर काम करें? वो लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो बाहर चले जाएं, उन्हें बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोकली काम करें, इंडस्ट्री में जाएं, फर्म में जाएं, क्या करें, कैसे करें? ये सर एक बड़ा हॉट इशू है जिस पर बात सारे बच्चे करना चाहते हैं, और वो है फॉरेन आर्टिकल्स। आई कैप वाले शायद वर्किंग कर रहे होंगे, देख रहे होंगे किस तरह से हमने फॉरेन में किन किन लोगों को अलाउ करना है कि वो आर्टिकल कराएं, और वो किस तरह से हमारी प्रोडक्ट को वो मुझे वहाँ वो ट्रेनिंग देगा कि नहीं देगा ना मेरे बच्चे। Yes. यहाँ तो मुझे पता है कि फर्म्स क्या कर रही हैं, जी बिल्कुल। बाहर वो फर्म्स क्या करेंगी, ये मैं उनको कैसे मॉनिटर करूंगा कि जी वो मेरी प्रोडक्ट को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ये एक एस्पेक्ट है जिसको इवैल्यूएशन के प्रोसेस से गुजारा जाएगा, ठीक है। पहले अपनी क्वालिफिकेशन पे फोकस करें, उस दौरान में अपने आप को इवैल्यूएट जरूर करते रहें, अपने एप्टीट्यूड को देखते रहें, और फिर जब आप एप्टीट्यूड के मुताबिक क्वालिफाई करके बैठें तो फिर आपका एक डिसीजन का पॉइंट आएगा। वहाँ आप डिसाइड कर लें कि मैंने प्रैक्टिस में जाना है, मुझे मेरी पर्सनैलिटी किधर सूट करती है, या मुझे इंडस्ट्री में जाना। अच्छा, फिर वहाँ अगेन कुछ चीज़ें आपको जरूर डिसाइड करनी। बस इंडस्ट्री में भी आपके पास वैरायटी है ना, एक आप समझते हैं कि नहीं यार मैं तो ज़रा जो स्टैटिक किस्म की मल्टीनेशनल टाइप ऑर्गेनाइजेशन, बड़े सिस्टम वाली बड़ी और मैं तो नहीं जाऊँगा। तो लोग वहाँ गए, उन्होंने उसमें ग्रो किया, तो जो उसके मुताबिक थे उनके एप्टीट्यूड के। कुछ कहते हैं नहीं यार मुझे अपना जो पोटेंशियल उसको एक्सप्लोर करना है, और मैं ऐसी जगह ढूंढूँ कि जहाँ मैं कंट्रीब्यूट करूँ, वैल्यू ऐड करूँ, और ग्रुप को भी ग्रो कराऊँ। ऑलरेडी इतना ग्रोन अप ना हो कि मैं जाके बड़ी मशीन का एक छोटे सा पार्ट बन जाऊँ, मेरी हैसियत नजर आनी चाहिए। हाँ। तो लोगों ने ऐसा भी काम किया। आप जिस तरह आजकल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का बड़ा एक वो है जी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में वैरायटी है, इट्स नॉट ओनली बुक कीपिंग, नंबर ऑफ अदर थिंग्स अकाउंटेंट्स आर डूइंग, ठीक है। तो आप उसमें कोई नीश बना लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, फर्ग्यूसन के ज़माने में मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो वहाँ मेरे साथ उन्होंने एक दो असाइनमेंट्स किए, और वो पहले से बैक के भी मेरे स्टूडेंट। अब फर्ग्यूसन से आर्टिकल किए, और जनरली जो एक कॉन्सेप्ट था कि यार यहाँ के जो लोग हैं वो तो इंडस्ट्री में अच्छे ग्रुप्स में जाके जनरली जॉब शॉप करते हैं और प्रैक्टिस में बहुत काम आता है। उन तीन दोस्तों ने फैसला किया, हमने प्रैक्टिस की। अच्छा। उन्होंने प्रैक्टिस अपनी इस्टेब्लिश की, और डे 1 से उन्होंने अपनी एक नीश डिसाइड की। वो नीश क्या थी, उन्होंने कहा जी हम ये आउटसोर्सिंग का तो आज रिवाज हो रहा है, उन्होंने उस वक्त डिसाइड किया सॉरी आज से 20 साल पहले कि हमने आउटसोर्सिंग करी। अच्छा। हमने एसएमई लेवल को पकड़ना है, जिनके पास क्वालिफाइड अकाउंटेंट वैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम उनको अकाउंटिंग सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म से देंगे। मैं उनको भी पिछले हफ्ते मिल के आया हूँ, बिलीव मी वो मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं। अच्छा। और बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मतलब अदरवाइज भी उनके ऑफिस में लंच तैयार होता है, हर स्टाफ मेंबर टीम मेंबर को वो लंच देते हैं, अपने ऑफिस में कुक कराते हैं, खुद भी वही खाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी खिलाते हैं। कौन सी फॉर्म है जो ये कर रही है?
आपने निश डिसाइड करनी, उन्होंने कर ली, माशाल्लाह दे डूइंग वंडर्स। और इस तरह के जो 600-650 हमारी फॉर्म्स हैं, इसमें सब लोगों के पास बहुत बहुत कुछ ऐसा है जो वो सेल कर सकते हैं। तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि आप अपनी नीश देखें कि मेरे पास क्या है, उसमें एक्सेल करें। जब आप ये कहते हैं कि नहीं मैं हूँ तो सोल प्रोप्राइटर, लेकिन मुझे तो ना लिस्टेड एंटिटी का क्लाइंट चाहिए, वो फर्गूसन के पास क्यों जा रहा है, या वो फलां बड़ी फर्म के पास क्यों जा रहा है, मेरे पास क्यों नहीं जाता, ये फिर हम गलत कंपेरिजन, ये एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं, ठीक है। वो वहाँ इसलिए जा रहा है कि जो उसको सर्विस चाहिए, आप कुछ ऐसा करें जो आप कर रहे हैं और कोई और नहीं कर रहा, वहां से करें। जबरदस्त, वो करेंगे तो आप करें, जबरदस्त। कोई आप स्काई इज द लिमिट। सर मुझे लगता है कि मैं एक समंदर के सामने बैठा हूँ जिसमें अपने हिस्से का इल्म लूंगा और हट जाऊंगा। सर इस नोट पर ख़त्म कर रहा हूँ कि सर बहुत कुछ आपसे सीखने वाला रह गया, और शायद दूसरी नशिश ज़रूरी है। इंशाल्लाह सर आपसे फिर एक बार टाइम के लिए ज़रूर दूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी है जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा। और अगर ये हमारी कुछ बातें हमारी आने वाली जनरेशन तक पहुँच सकती हैं इंशाल्लाह, और किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ प्लेजर फॉर मी। ये हमारे प्रोफेशन के बड़े हैं, इतना कुछ अचीव किया और इतने अमल है। सर हमने इनसे सीखना भी है, इनकी बातों पे अमल भी करना है, और बाद में जब खुद कुछ बन जाए तो जेहन में रखना है कि जिनसे हमने सीखा था वो कितने अमल थे। इंशाल्लाह एक नए शो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।